8.0 का बता दें कि शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही ये खबर हम आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बता दें कि 8.0 का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही बाराबंकी में किसान सम्मेलन का शुभारंभ और किसान पाठशाला बता दें कि 8.0 शुरू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां चेक वितरित किए हैं। आधुनिक कृषि तकनीकी पर जोर दिया गया। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और इसके साथ ही तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक स्टॉल पे जाते हुए और बारीकी से जानकारी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और आधुनिक कृषि तकनीकी पर जोर और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां चेक वितरित किया है। और इसके साथ ही बता दें कि किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ किया गया है और इसके साथ ही किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां चेक वितरित किए हैं। बाराबंकी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आधुनिक कृषि तकनीकों पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और बाराबंकी में प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं रबी क्षेत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को चेक और स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम में किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही बाराबंकी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान पाठशाला 8.0 शुरू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां चेक वितरित किए हैं। आधुनिक कृषि तकनीक पर जोर दिया गया। किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रदर्शनी के जरिए से तमाम जानकारी यहां साझा की जा रही है और यहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनियों के बारे में और भी अधिक जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बाराबंकी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि तकनीक पे जोर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यहां बारीकी से जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ यहां प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। स्टॉल्स पे प्रदर्शनियों के जरिए से तमाम व्याख्यान किया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक चीज का बारीकी से बता दें कि जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेक भी वितरित किए हैं। इसके साथ ही तस्वीरें हम आपको बाराबंकी से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की है। और इसके साथ ही बता दें कि कृषि तकनीक पर जोर दिया गया है और प्रदर्शनी स्टॉल्स लगाकर बता दें कि जानकारी दी जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बारीकी से एक चीज को जानकारी प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही फीता काटकर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अब मंच की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अब बता दें कि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेक वितरित किए हैं और इसके साथ ही यहाँ अन्य लोग भी मौजूद हैं।
किसान पाठशाला 8वें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर आज के शुभारंभ कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, जनपद के विधानसभा के सदस्य और प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सुरेश राही जी, इस जनपद के अत्यंत प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री रामशरण वर्मा जी, किसान मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, हमारी सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं किसान पाठशाला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में, और आज एक किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री रामशरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहां पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री रामशरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहां कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी दृश्य से मेरा यहां पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश सरकार ने आगामी 6 महीनों के लिए सभी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने इसकी अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है। आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण बता दें कि अधिनियम 1967 के तहत लागू इस आदेश के अनुसार प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, निगमों और स्थानीय निकायों में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। सरकार ने इसे प्रशासनिक कामकाज सुचारू रखने के लिए आवश्यक बताया है।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान। 13 दिसंबर को नामांकन, 14 को चुनाव और कल दोपहर 2 बजे तक होगा नामांकन। बता दें कि मिड दिसंबर में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीयूष गोयल और विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राष्ट्र परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कराएंगे नामांकन। पीयूष गोयल की मौजूदगी में होगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन होगा। कल दोपहर 2 बजे तक नामांकन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का ऐलान। 13 दिसंबर को नामांकन और 14 को चुनाव। कल दोपहर 2 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और इसके साथ ही बता दें कि मिड दिसंबर में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव है। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े रहेंगे मौजूद। राष्ट्र परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े कराएंगे नामांकन। पीयूष गोयल की मौजूदगी में चुनाव होगा। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीयूष गोयल की मौजूदगी में चुनाव होगा और इसके साथ ही विनोद तावड़े इसका नामांकन करवाएंगे। ईडी ने कप सिरप तस्करी में बता दें कि सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद और जौनपुर में बता दें कि सिंडिकेट से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर भी ईडी ने तलाशी ली है। छापेमारी का मकसद वित्तीय लेन देन, हवाला रूट और विदेश लिंक को खंगालना बताया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने बताया है कि कार्रवाई कप सिरप तस्करी के पूरे नेटवर्क को उजागर करने और अपराधियों के वित्तीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को पकड़ने के लिए की गई है। अभी जांच जारी है और आगे भी कई खुलासे होने की संभावना है। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि लगातार ईडी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। कप सिरप तस्करी आलोक सिंह के घर छापा मारा गया है और इसके साथ ही बता दें कि विदेश लिंक जांचे जा रहे हैं और इसके साथ ही 25 ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि ईडी ने छापा मारा है, आलोक सिंह के घर पे ये छापा मारा गया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बता दें कि आगे भी पूरे मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। और बता दें कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद लेन देन और इसके साथ ही बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लिंक को खंगालना है। और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां बता दें कि एजेंसी ने लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद और जौनपुर में बता दें कि 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। और इसके साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से बता रहे हैं कहां कहां छापेमारी गई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में छापेमारी और इसके साथ ही बता दें कि रांची, अहमदाबाद में भी रेड। और पिछले 2 महीनों में यूपी के अलग अलग हिस्सों में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद में दर्ज 30 से ज्यादा मुकदमे। और इसके साथ ही जांच में क्या क्या खुलासा हुआ अगर हम आपको बताएं तो ये सभी मुकदमे और इसके साथ ही बता दें कि सप्लाई से जुड़े हुए हैं और पूरे रैकेट में अब तक बता दें कि कई ज्यादा पैसे शामिल हैं और इसके साथ ही काफी ज्यादा लेन देन किया गया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। अगर बात करें कहां कहां छापेमारी हुई है तो सूबे में कई ठिकानों पे छापेमारी की गई है और इसके साथ ही आगे भी इस तरह से छापेमारी के जरिए से अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पे भी ईडी ने छापा मारा, जहां बता दें कि अब लगातार इसका जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? छापेमारी की गई है और जो लखनऊ के बर्खास्त सिपाही हैं आलोक सिंह के घर पे और उनके ठिकानों पे छापेमारी, पूरे मामले को क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए वर्षा, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो शुक्रवार सुबह लखनऊ समेत 25 अन्य जो प्रदेश हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके से लखनऊ, रांची, बड़े स्टेट छापेमारी अभी लखनऊ आपको बताए तो जो लखनऊ में जो सिपाही है, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, उसके घर पर जो ईडी है और जो सुरक्षा बल है वो इंची टेप लेकर के गए हैं। और हालांकि जिस तरीके से सुबह 6 बजे से जो ईडी की छापेमारी है वो लगातार जारी है। लगभग पौने 7 घंटे का जो टाइम है वो बीत चुका है। सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जहाँ के बीच जो ईडी है उसकी छापेमारी की जा रही है। लगातार जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है किस तरीके से। देखिए, सबसे बड़ा इसमें सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी कार्यवाही होती है तो कहीं ना कहीं
कई लोगों का नाम सामने आता है और हर एक एंगल से सभी मामले की तफ्तीश की जाती है। किस तरीके से कौन सा एंगल कहां पर आना चाहिए, इसके लिए ईडी हो, चाहे एसटीएफ हो या यूपी एटीएस हो, हर तरीके से जो मामले की जांच लगातार कर रही है। और जिस तरीके से अगर सुबह से ही ये 25 अलग अलग जगहों हाल ही में जब शुभम के दो जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद शुभम के खिलाफ रेड क्रॉस नोटिस भी जारी किया गया था। फिर उसके बाद से लगातार ये ईडी की छापेमारी की जा रही है। और ये सबसे बड़ा मामला इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि इनका मामला फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक एंगल। ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कप सिरप केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। बर्खास्त सिपाही आलोक और अमित रिमांड पर हैं और दोनों की 55 घंटे की रिमांड मंजूर और इसके साथ ही 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे आरोपी। लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी है। दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद और इसके साथ ही एसआईटी करेगी आरोपियों से पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही बता दें कि बर्खास्त सिपाही आलोक और इसके साथ ही बता दें कि कप सिरप केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। इसके साथ ही बता दें कि अमित और सिपाही आलोक रिमांड पर, दोनों की 55 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे दोनों आरोपी और लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी है। दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद हैं। एसआईटी करेगी आरोपियों से पूछताछ। प्रतापगढ़ में बता दें कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम शिव साहे अवस्थी ने बताया है कि इस प्रक्रिया में कुल बता दें कि नाम सूची से हटाए गए हैं और इनमें मृतक और डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। जिले में बता दें कि 1047,268 मतदाता नो मैपिंग जोन में पाए गए हैं, जिन्हें नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। निर्धारित दस्तावेज न देने पर इनके नाम भी हटाए जा सकते हैं। एसआईआर में बता दें कि संस्कारित और इसके साथ ही अन्य सूचियां भी यहां शामिल और यहां देखी गई हैं, जिसमें आंकड़े काफी कुछ साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आज पूर्ण हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए थे वो सारे कलेक्ट हो गए हैं, सारे डिजिटाइज्ड हो गए हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा 2025 का वोटर लिस्ट था उसमें 25,25,130 लोगों के नाम थे। इसमें से जो अनकलेक्टेबल है, मतलब जो नहीं आए, जो एएसडीडी के कैटेगरी में आए, उसमें जिनकी डेथ हो गई थी ऐसे नाम 89,235 आए हैं, 3.53%। जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 1,28,007 यानी 5.07%। जो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में आए हैं वो हैं 2,26,466 जो कि 8.97% है। जो ऑलरेडी एनरोल्ड की कैटेगरी में है वो 49,396 आए हैं जो कि 1.96% है। और जो अदर्स की कैटेगरी में है वो है 16,695 जो कि 0.66% है। इस तरीके से 5,09,813 इतने वोटर्स जो हैं वो अनकलेक्टेबल की कैटेगरी में आए हैं, यानी कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा सका इन रीजंस की वजह से, या तो उनकी डेथ हो गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाले की सघन चेकिंग जारी है। प्रशासन ने बता दी कि बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी 112 के वाहन भी सीमा क्षेत्र में अलर्ट होकर निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर एसएसबी जवानों के साथ डॉग स्क्वाड टीम भी मुस्तैद है। इसके अलावा अवैध दस्तावेजों की जांच के लिए सीएससी केंद्रों पर भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि सभी खतरों को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है।
कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षधारों के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि आज की सुनवाई में वाद बिंदु तय करने का अनुरोध न्यायालय से किया जाएगा ताकि मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ सके। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि शाही ईदगाह के मुस्लिम पक्ष के लोग इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केस की सुनवाई धीमी रहे। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह के लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे सुनवाई होने जा रही है और हम विशेष रूप से आज माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाए। वाद बिंदु तय होंगे तो केस एविडेंस में आएगा और केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके इस केस को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, इसीलिए एप्लीकेशंस लगा करके बार बार हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। तो आज हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए और आगे केस एविडेंस में आए जिससे कि हम लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि जबरदस्ती ये लोग 2.5 एकड़ लैंड पर लगभग 2.5 एकड़ लैंड पर ये अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं, भगवान के असली गर्भगृह को ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सब लोग आस्था विश्वास के साथ इस केस को देख रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी सुनवाई होकर के हिंदुओं को न्याय मिले, यानी असली गर्भगृह हिंदुओं को मिले। तो इसी को लेकर के आज सुनवाई होगी और इसके साथ साथ प्रतिनिधिवाद केस नंबर 3 में जामा मस्जिद में जो विग्रह सीढ़ियों दबे उसकी भी सुनवाई होगी और अन्य एप्लीकेशंस को माननीय न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। तो आज 2 बजे इस पर सुनवाई होगी और हमारा विशेष रूप से न्यायालय से आग्रह रहेगा कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चतुर्वेदी का। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? सुनवाई टालने का आरोप और धीमे चलने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी मतलब श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह वाद मामले की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज मध्याह्न का दोपहर 2 बजे बाद सुनवाई होगी। सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष के पक्षकार डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने का कहना है कि कोर्ट में सभी वाद बिंदु तय कर दिए जाने चाहिए ताकि इस केस की सुनवाई आगे बढ़ सके। उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर केस में ढीला ढवाली और लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि लगातार केस की सुनवाई होने से और वाद बिंदु तय हो जाने से यह केस आगे बढ़ सके को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति श्री कृष्ण स्थान पर जो अवैध रूप से शाही ईदगाह बनाया गया उसको जल्द से जल्द हिंदू समाज को न्याय मिल सके। इसको लेकर न्याय में वाद बिंदु तय किए जाने के बाद न्यायालय के सामने रखेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल के मोहल्ला दीपसराय में हाल ही में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों के बाद नई पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। ये चौकी सपा सांसद जिया रहमान बर्क और शारिक साठा के घर से लगभग 100 मीटर दूरी पर बनाई गई। चौक पर बता दें कि मंत्रों के साथ हवन किया गया और मां दुर्गा सप्ती की पाठ के साथ पूजन की शुरुआत हुई। डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं। स्थानीय इतिहास के अनुसार वर्ष 2018 में बता दें कि अशरद ने पुलिस को डराने के लिए पुलिस बूथ में 2 मुंह वाला सांप छोड़ा था। नया पुलिस ढांचा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। लखनऊ में जिलाधिकारी ने शीतकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बता दें कि जियामऊ और लक्ष्मण मेला मैदान स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बता दें कि दोनों रैन बसेरों में सफाई, भोजन और अन्य आवश्यक तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि इस समय रैन बसेरे में लगभग बता दें कि 68 लोग ठहरे हुए हैं और ठहरने के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं और पुरुष और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सफाई पाई गई है और आश्रितों ने बताया है कि उन्हें समय समय पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सीतापुर के थाना क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में देर रात 8 छात्राओं की तबियत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। विद्यालय प्रशासन ने तुरंत बता दी कि वार्डन की मदद से छात्रों को सीएससी पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर के अनुसार यह मामला फूड पॉइजनिंग या ठंड लगने से जुड़ा हो सकता है।
छात्रों को तेज पेट में दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें थी। करीब 3 घंटे लगातार इलाज के बाद सभी छात्रों को देर रात जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। जिलाधिकारी को सूचना मिलते ही जांच टीम गठित कर दी गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मामले की संपूर्ण जांच और छात्रों की देखभाल सुनिश्चित कर रहा है। और जो शाम को बता रहे कुछ खाया था इन लोगों ने, खाने के बाद या इनको ठंड लग गई है तो सारे लोगों को सांस फूल रही है, किसी को सांस फूल रही है और किसी को पेन एब्डोमेन है। तो प्राइमरी मैनेजमेंट वो कर दिया है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उनको मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके सीतापुर के रेफर भेज दिया है। क्या देखो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ठंड लगी हो बच्चों को, हो सकता है उन्होंने कुछ खाया हो इसकी वजह से उनका फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फिलहाल के लिए